लौह पुरुष, अटल के लक्ष्मण, पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। दोस्तों नमस्कार। लाल कृष्ण आडवाणी ये नाम राजनीति का वो नाम है जिससे देश तो क्या दुनिया का हर शख्स वाकिफ है। आडवाणी जी के बिना संघ, जनसंघ या फिर भाजपा की बात करना बेईमानी है। और ये बात तो तय है कि जो लोग आडवाणी को अटल से कम आंकते हैं उन्हें राजनीति का ज्ञान जरा कम होगा, क्योंकि ये बात बेहद कम लोगों को पता है कि आडवाणी यदि नहीं होते तो आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। वो इसलिए क्योंकि जब गोधरा कांड 2002 में हुआ था तब अटल और मोदी के बीच यदि कोई था तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि जब गोधरा कांड 2002 में हुआ था उस समय भाजपा का जो एक बड़ा कुनबा था वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से खिन्न हो चुका था और कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी भी दबे मन से ये चाहते थे कि मोदी अपना इस्तीफा दे दे। उस समय केवल और केवल लाल कृष्ण आडवाणी ही थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को गोधरा ग्रहण से निकाला था। दोस्तों जिस तरह से वर्तमान में हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को देखते हैं उसी तरह से उस जमाने में अटल और आडवाणी की जोड़ी को देखा जाता था। लेकिन एक बात यहां जरूर कहूंगी मैं कि इस जोड़ी और उस जोड़ी में जमीन आसमान का फर्क है। तो कि अटल और आडवाणी ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय किया है। 1980 में भाजपा के गठन से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस जैसी एक मजबूत पार्टी के सामने भाजपा को खड़ा करना और इसके साथ ही अटल और आडवाणी ने 40 साल की तपस्या की है। ये वो समय था दोस्तों जब भाजपा को महज केवल और केवल 2 सीटें ही नसीब हुई थी और इसके बाद आडवाणी ने संगठन का गठन किया और भाजपा का निर्माण किया। देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बीजेपी में आडवाणी के योगदान से अनछुआ हो। इनका जीवन अटल जी की ही तरह हम सभी के लिए एक मिसाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय जाता है उनमें सबसे आगे की पंक्ति में नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी कभी पार्टी के कर्णधार कहे गए, कभी लौह पुरुष और कभी पार्टी का असली चेहरा। कुल मिलाकर पार्टी के आज तक के इतिहास का अहम अध्याय है लाल कृष्ण आडवाणी। 8 नवंबर 1927 ये वो तारीख थी जब वर्तमान पाकिस्तान के कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी। पिता केडी आडवाणी और माता ज्ञानी आडवाणी विभाजन के बाद भारत लौट आए और 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी के साथ इनका विवाह हुआ। शुरुआती शिक्षा जो थी वो लाहौर में ही हुई और बाद में भारत आकर इन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की स्नातक डिग्री प्राप्त की। दोस्तों यहाँ पर आपको चलिए एक बात बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी को शुरुआती दौर से ही पढ़ने का बेहद शौक था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को खूब पढ़ा है, लगभग 20 साल तक। और इस बात की चर्चा करते हुए आडवाणी कहते हैं कि शुरुआती दौर पर उन्हें केवल अंग्रेजी और सिंधी ही आती थी। हिंदी का एक लफ्ज भी उन्हें न लिखने आता था और न बोलने और न ही पढ़ने। लेकिन जब वो संघ से जुड़े उसके बाद ही उन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी में बोलना और लिखना शुरू किया। दोस्तों आडवाणी जी काफी समृद्ध परिवार से थे। उनके पिता केडी आडवाणी एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, लेकिन आडवाणी जी ने अपने भविष्य के रूप में राजनीति को चुना। चाहते तो व्यवसाय चुन सकते थे अपने पिता का, लेकिन दोस्तों फिर हमें आडवाणी जी कहाँ मिलते। विभाजन जब हुआ 1947 में तब इनका परिवार कराची चले गया, यानी कि पाकिस्तान। लेकिन फिर वहां से इन्होंने वापसी की अपने परिवार सहित और फिर मुंबई में ही बस गए और इसके बाद मुंबई में ही अपनी आगे की पढ़ाई चालू रखी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक इसी तरह से आडवाणी जी ने 1940 में 14 साल की महज इतनी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक ज्वाइन किया और केवल ज्वाइन ही नहीं किया, 14 साल की इतनी छोटी सी उम्र में ही वो संघ के एक बहुत बड़े और बेहद उम्दा प्रचारक बन चुके थे। कराची की शाखा ये संभालते थे। वहां पर इन्होंने संघ का बहुत प्रचार किया और साथ ही साथ कई नई शाखाएं भी इन्होंने खोली। जरा सोचिए दोस्तों, 14 साल की इतनी छोटी सी उम्र
हमने और आपने तो 14 साल की जो उम्र थी वो गिल्ली डंडा खेलते हुए बिता दी है, और इन्होंने इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा कमाल कर दिखाया। दोस्तों, इसके बाद उदय होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। कांग्रेस में नेहरू से कुछ विवादों की वजह से मुखर्जी साहब अलग हो गए और इन्होंने 1951 में अपनी एक अलग पार्टी जनसंघ पार्टी बना ली। आपको बता दूं कि यही जनसंघ पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में तब्दील हो गई। हमारे आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जरूर बताएंगे कि किस तरह से और किन कारणों की वजह से उन्होंने जनसंघ पार्टी बना ली। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं आडवाणी जी की। तो दोस्तों, इसके बाद आडवाणी जी जनसंघ में शामिल हो गए, जनसंघ उन्होंने ज्वाइन कर ली और उसके बाद 1957 तक वो जनसंघ में सचिव के पद पर आसीन रहे। और उसके बाद उन्होंने जनसंघ जब ये कर रहे थे, इसके बाद इनका काम देखा गया और इसके बाद इन्हें बड़े नेताओं के द्वारा दिल्ली बुला लिया गया और इसके बाद आडवाणी जी बन गए दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट। और इसके बाद तो जैसे आडवाणी जी के राजनीतिक करियर ने रफ्तार ही पकड़ ली। 1974 से लेकर 1982 तक आडवाणी जी गुजरात की राज्यसभा से चुनकर आए और इसके बाद सीधा रुख किया लोकसभा की तरफ। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट ऐसा कि 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में इमरजेंसी लगी और 1977 में जनता पार्टी आ गई और ये जनता पार्टी कई पार्टीज का विलय थी। जनसंघ भी इसमें से एक थी। चुनाव हुए और जनसंघ के काफी सांसद भी चुनकर आए। जनसंघ जनता पार्टी के साथ अलग हो गया और तब जनसंघ के 3 सदस्यों को मिनिस्टर की पदवी मिली। इनमें से 2 थे आडवाणी और 1 थे अटल। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की आडवाणी जी को और अटल जी को विदेश मंत्री की पदवी मिली। अंदरूनी कलह के कारण जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गया और जनसंघ ने बीजेपी पार्टी बना ली। एक तरफ अटल जी पार्टी के सशक्त नेता के रूप में उभर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पकड़ थी आडवाणी जी के हाथ में, क्योंकि आरएसएस का पूरा सपोर्ट पूरी तरह से आडवाणी जी के साथ था। जब जनसंघ जनता पार्टी से अलग हुई और 1977 के दौरान ही जब आडवाणी जी का एक काफी फेमस बयान भी आया मीडिया के लिए कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था, आप तो रेंगने लगे। 1984 में जब चुनाव हुए तब बीजेपी का काफी खराब प्रदर्शन था। बीजेपी को केवल 2 सीटें ही नसीब हुई थी। इसके बाद आडवाणी जी का नाम पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया गया। 1982 से लेकर 1992 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और जाहिर सी बात है पार्टी के अध्यक्ष के पास काफी ताकत होती है। इसके बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद चालू हो गया। आपको याद होगा राम रथ यात्रा निकाली गई थी जिसका नेतृत्व स्वयं आडवाणी जी ने किया था। ये रथ यात्रा गुजरात से यूपी जानी थी। तब गुजरात में नरेंद्र मोदी ने काफी अच्छा इंतजाम किया था जिससे आडवाणी जी काफी प्रभावित भी हुए थे। इन सब के कारण जो 1984 में चुनाव के वक्त जनसंघ के पास केवल 2 सीटें ही थी, वो अब 1989 के चुनाव में बढ़कर 86 हो गई थी। यानी कि राम रथ यात्रा का फॉर्मूला काम कर गया था। तो इन सब के बीच एक और कहानी जुड़ती है राजीव गांधी की। 1984 में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन इन सब के बीच राजीव गांधी का जो रवैया था हिंदू और मुस्लिम वाला, वो सभी के समझ से परे था, क्योंकि राजीव गांधी हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही खुश करके चलना चाहते थे और कहीं ना कहीं ये जो बात थी वो जनता बखूबी समझ रही थी और इस बात का फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बीच भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त और बड़ी राम भक्त पार्टी के रूप में उभरी और पार्टी के इस सफलता का श्रेय जाता है लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों, ये वो समय था जब आडवाणी जी पार्टी के एक सशक्त नेता के रूप में उभर रहे थे और अटल जी पार्टी से धीरे धीरे साइड होते जा रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर आडवाणी जी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। जगह थी मुंबई और कारण था पार्टी की कार्यकारिणी बैठक जिसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेता भी शामिल थे। अटल जी और आडवाणी जी भी इसमें मौजूद थे।
आडवाणी जी ने अपना भाषण दिया, लेकिन अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अब की बार एक नारा काफी चल रहा है, अब की बारी अटल बिहारी। तो 1996 में जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे वो अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। जब आडवाणी जी ने ऐसा कहा तब वहां बैठे सभी नेता और साथ ही साथ अटल जी भी चौंक गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि अटल जी के साथ साथ वहां बैठे सभी नेताओं ने, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आडवाणी जी ऐसा कुछ कह देंगे। फिर साल आया 1996, जब बीजेपी ने चुनाव में बेहद उम्दा प्रदर्शन करते हुए 161 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की, लेकिन बहुमत तो था नहीं। ऐसे में केवल 13 दिनों की ही सरकार बनी। 1996 से लेकर 1998 तक 3 प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन 1998 के बाद एक स्थायी सरकार आई और बीजेपी को और अधिक सीटें 182 सीटें मिली। फिर ये सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन फिर इसके बाद 1999 से 2004 तक सकुशल चलती रही। लेकिन यहाँ बात ये थी कि आरएसएस आडवाणी जी को ज्यादा पसंद करती थी, संघ का दबाव भी था। हालांकि आडवाणी जी को गृह मंत्री की पोस्ट दी गई थी, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन संघ के दबाव की वजह से 2002 में आडवाणी जी को डिप्टी पीएम बनाया गया। दोस्तों, अब बात हो रही है 2002 की, तो 2002 में और भी कुछ हुआ था। गुजरात में दंगे हुए थे, गोधरा कांड। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिनकी वजह से अटल जी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी पद से अपना इस्तीफा दे दें। इस समय आडवाणी ही थे जिन्होंने अटल जी से कहा था कि मोदी जी को एक और मौका जरूर देना चाहिए। दोस्तों, अगर उस समय आडवाणी जी ने मोदी जी के लिए अटल जी को मनाया ना होता तो शायद आज भारत के प्रधानमंत्री कोई और होते। इसके बाद साल 2004 में जब चुनाव हुए तब बीजेपी की हार ने सभी को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि उस समय बीजेपी काफी अच्छा काम कर रही थी। 2004 में पार्टी की हार के बाद अटल जी ने पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया और पार्टी का पूरा दारोमदार सौंप दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। दोस्तों, सन 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी के सभी पदों का त्याग कर दिया था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी पार्टी जो है उन्हें अब देखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। और उसके बाद आडवाणी जी ने अपनी भूमिका पार्टी में बखूबी निभाई और 2013 में उन्होंने भी अपनी सभी पदों का त्याग कर दिया पार्टी से, और इसके बाद पार्टी के मार्गदर्शक बन गए। आज हम बात करेंगे उसी पीएम इन वेटिंग की, लाल कृष्ण आडवाणी की। बहुत कुछ हमने सीखा अटल जी से, बहुत कुछ पाया अटल जी से, और इसीलिए दुख होता है कि वो हमको छोड़ करके और हमसे अलग हो गए। नियम है, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि अटल जी ने जो कुछ हमको सिखाया, जो कुछ हमको दिया, उसको ग्रहण करके हम अपना जीवन बिताएं। जितनी मात्रा में हम ये कर सकेंगे उतना हम एक प्रकार से जो संस्कार हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाए हैं। तो आडवाणी जी आज हाशिए पर है। राजनीति ने उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसका मलाल उन्हें आज भी है। पीएम बनने की जो अधूरी ख्वाहिश थी 2009 के चुनाव में पूरी नहीं हो पाई, तो उन्हें लगा कि कहीं 2014 के चुनाव में बाजी मार ली जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी 2013 से ही नई टीम और नए नाम पर विचार कर चुकी थी, जिस पर संघ ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। आडवाणी जी के आखिरी भाषणों को सुनिए। पीएम इन वेटिंग का दर्द उन्हें आज भी है, और आंखें कभी न पूरा होने वाले सपने का दर्द बयां करती हुई नजर आती है।
दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक कहानियों और रोचक बातों के लिए जुड़े रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।